ओके डियर्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को हम बता रहे हैं हाई स्कूल में फिजिक्स। आज ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 अगर आप देख रहे हैं तो इससे पहले आप पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि आपको पार्ट 2 तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट 1 देख लेते हैं। फिर भी हम आपको एक छोटा सा रिवीजन कराते हैं पार्ट 1 का, छोटा सा रिवीजन। इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है रिवीजन करने से, क्योंकि हमारी चीज़ें नहीं हो जाएगी, फिर से जानकारी ताज़ी हो जाएगी। चलो देखते हैं। आपको कल हमने एक फर्स्ट पॉइंट बताया था प्रकाश। तो प्रकाश की क्या डेफिनेशन बताई? प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। इसके बाद कुछ गुण हैं, जैसे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट गुण आपको बताया था कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता और प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। अगला बताया आपको परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, कोण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण भी होता है, ध्रुवण विवर्तन, प्रकीर्णन, ये सभी आपको पता है। इसके बाद आपको हमने बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इसमें किस प्रकार से बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिससे माध्यम से आती है। या जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से किरण आती है। इसके दो गुण बताए आपको, परावर्तन के दो नियम। एक तो ये आने वाली किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर ये तो अभिलंब था, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपको ये बताया था आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होता है। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R कैसे होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। ठीक, यहां तक आपको बताया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आप पढ़ोगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणिता का सिद्धांत है। तो प्रकाश किरणों की उत्क्रमणिता क्या होती है ये आप परावर्तन के ही माध्यम से जानेंगे। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, तो यहीं से आपको बताते हैं प्रकाश की उत्क्रमणिता। तो समझ लेते हैं, जैसे ये किरण आ रही है, ये आने वाली आपतित किरण है, यहां से टकरा रही है तो इधर चली गई, ठीक है, बिल्कुल गई। अगर ये इधर से ना आकर के अगर इस यहां से ऐसे किरण ये आएगी इस प्रकार से अगर किरण आएगी और यहां से टकराएगी तो वह इस मार्ग पर जाएगी। यही है प्रकाश की उत्क्रमणिता। यानी कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी ये है उसके परावर्तन के लिए में आपतन था, ये परावर्तन हुआ। अगर हम इधर से किरण डालें तो ये आपतन हो गया, परावर्तन दोनों ही तो बराबर है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत। किस प्रकार से जानेंगे? जैसे अच्छे से अगर बात करें तो एक किरण AB है, प्रकाश किरण AB है और इसमें ये परावर्तित किरण क्या है? CB। आपतित किरण AB है, परावर्तित किरण CB। यदि ये CB आपतित हो तो परावर्तित क्या हो जाएगी? BA आपकी परावर्तित किरण होगी। इसी को हम प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहते हैं और यह परावर्तन के नियम से संभव होता है। अब हम इसके आगे जानेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब जैसे शीशा में देखते हैं हमारा प्रतिबिंब बन जाता है, सही है ना? 100% ये तो होता है। तो प्रतिबिंब को जानते हैं कि प्रतिबिंब होता है एक्चुअल में है क्या? प्रतिबिंब
कभी तो एक एक्चुअल में मिलेगी और कभी कभी एक्चुअल में नहीं मिलेगी। तो इसलिए इमेज अगर बनाना है तो आप इमेज दो प्रकार की आपकी बनती हैं, आभासी और वास्तविक। तो इस प्रकार से इमेज बनाने के दो नियम आपको जानोगे। जब किरणें वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जब किरणें आभासी रूप में मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, 100%। इसको और विस्तार में आप जानोगे। आपको अभी हम बताने वाले हैं दर्पण, मिरर, वही जो आप लोग सुबह सुबह रोज देखते हो, इसी को कहते हैं हिंदी में शीशा, दर्पण, और इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। तो है क्या एक्चुअली मिरर है क्या, हमने देखा तो है, लेकिन इसकी डिफिनेशन किस प्रकार से हम दें, किस प्रकार से इसको हम बताएं कि लोगों को बताने में थोड़ा समझ जाएं। अब ऐसा तो बता दिया शीशा, भाई शीशा तो हर जगह पे होता है, लेकिन मिरर तो एक अलग चीज है। मिरर जिसमें हम लोग अपना प्रतिबिंब देख लेते हैं वो मिरर है। शीशा से तो किरण आप पार भी निकाली जा सकती है। तो वास्तव में मिरर है क्या वो देखिए, फिर वहां पे आपको ये प्रतिबिंब अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां से आपका अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दर्पण। तो दर्पण है क्या, ये कांच का शीशा होता है, क्या कांच का शीशा है, और इसके किसी पीछे किसी भी ओर कलई की गई है। क्या है, कलई। ठीक, प्लेटिनम ऑक्साइड की कलई करते हैं अधिकतर। और ये जो दूसरा पृष्ठ है इसमें हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपका कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ। हो गया। अब यहां से हम दर्पण की परिभाषा दे सकते हैं, किस प्रकार से, कांच का एक ऐसा टुकड़ा, ये किसका टुकड़ा है, कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसका एक तल परावर्तक तथा दूसरा तल कली वाला होता है, दर्पण कहलाता है। कांच का एक ऐसा टुकड़ा किसी भी आकृति में हो, गोलाकृति हो, एक तरफ कली हो दूसरी तरफ परावर्तक हो, तो क्या कहलाएगा आपका, दर्पण कहलाएगा। चलो दर्पण, अब हमने बहुत प्रकार के दर्पण देख रखे हैं, वो कौन से दर्पण हैं, उनके क्या नाम हैं, इस प्रकार से देखिए। तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो समतल दर्पण और दूसरा गोली दर्पण। दर्पण दो प्रकार के, समतल और गोली। मुख्यतः दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं, एक समतल एक गोली। अब बहुत लोगों के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ट्रायंगल रूप में देखा है, त्रिकोण रूप में, ऐसे त्रिभुजवाल के समझ इस प्रकार से देखा है, त्रिभुज रूप में देखा, तो ये कौन सा दर्पण हुआ। तो इसके बारे में जानेंगे कि है कौन सा दर्पण। लगभग में आप लोग ये याद रखोगे, एक्चुअल में दर्पण दो प्रकार के ही होते हैं, एक तो समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण। तो समतल दर्पण की परिभाषा किस प्रकार से देंगे, अब दर्पण तो आपको पता है कांच का टुकड़ा होता है, लेकिन समतल है तो समतल कांच का टुकड़ा है, कैसा है, समतल कांच का टुकड़ा। बहुत अच्छे से आपको परिभाषा बताई, बहुत अच्छे से समझ में आई। आगे दर्पण में हमने परिभाषा कुछ बताई थी कि एक तल कैसा, परावर्तक, और दूसरा तल इसके पीछे वाला कली वाला, कैसा, कली। बस हो गई समतल दर्पण की डिफिनेशन। किस प्रकार से देंगे कि यह एक समतल कांच की पट्टी होती है, यह एक समतल कांच की पट्टी होती है जिसका एक तल परावर्तक तथा दूसरा तल कली वाला होता है, समतल दर्पण कहलाता है।
समझ में आई? चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं गोली दर्पण को किस प्रकार से बताएंगे। अब गोली दर्पण की परिभाषा इस प्रकार से आप बता सकते हो, आप लोगों ने गेंद को देखी होगी, खोखली होती है अंदर से। अब ये सेम उसी आकार का हम कांच का एक कैसा ले रहे हैं, खोखला गोला। ये कांच का खोखला गोला है, वृत्त नहीं है, गोला, गेंद टाइप का। तो ये कांच का कैसा है, खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला। ठीक है, इसको अगर इसका कोई सा एक छोटा सा भाग हम काट दें, या अपने भाग कट दें, और ये जो बचा हुआ भाग है इसके किसी भी हो, चाहे इधर या इधर, जिसको साइड में हम निकाल देते हैं, जो कटा हुआ भाग है ये हमने इधर निकाल दिया, ये वाला जो भाग है ये हमने इधर निकाल दिया। अब इसके किसी भी एक और हम कलई कर दें तो ये हमारा गोली दर्पण बन जाएगा। क्या इधर हमने क्या कर दी, कली कली। और तो ये एक प्रश्न क्या हो गया, दर्पण की परिभाषा अभी आपको बताई थी, एकल क्या होता है, परावर्तन। बस हो गई दर्पण की परिभाषा। गोली दर्पण किस प्रकार से बोलेंगे, या एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, या एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक तल परावर्तक तथा दूसरा तल कलई वाला होता है, गोली दर्पण कहलाता है। बहुत अच्छे से आप इसको सीख सकते हो, ऐसे करेंगे, यह एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। डिफिनेशन समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हो, चित्र के साथ में इसको याद करो। यह एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक तल कलई वाला तथा दूसरा तल परावर्तक होता है, गोली दर्पण कहलाता है। अब बात यहां पर आती है, इधर कलई ना करके इधर अगर कलई कर दे तो कुछ और हो जाएगा, होगा दर्पण ही लगभग में अलग एक दर्पण बन जाएगा। तो यहां से एक निश्चित साइड में कलई करेंगे तो इसको दोनों ओर कर सकते हैं, एक एक और करेंगे, एक तल परावर्तक एक तल कलई वाला, तो हमारा दो दर्पण बन जाएंगे। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। चलो देखिए वो प्रकार कौन से हैं। एक को कहेंगे हम उत्तल, अभी बताएंगे आपको उत्तल, और दूसरा अवतल। इनकी पहचान करना बहुत जरूरी है, कभी कभी आप लोग इनकी पहचान नहीं कर पाते हो, लेकिन आज जो आपको हम तरीका बताने वाले हैं उससे आप इसकी पहचान बहुत आसानी से कर सकते हो। सिर्फ इसको स्पर्श करके आप बता सकते हैं उत्तल है या अवतल है। लगभग है दोनों गोली, दोनों ही गोली हैं, लेकिन कौन से उत्तल होंगे कौन से अवतल होंगे, तो ये हम आपको बता रहे हैं। उत्तल मतलब उभरा हुआ तल, उत्तल मतलब उभरा हुआ तल, कैसा, परावर्तक हो गया। अब जब उभरा हुआ तल परावर्तक हो गया तो धसा हुआ तल कलई वाला हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा भी तैयार हो गई। पार्ट किसका ये, गोली दर्पण का। तो हम इस प्रकार से इसको बता सकते हैं कि यह वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक तथा धसा हुआ तल कलई वाला होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उभरा हुआ तल परावर्तक और धसा हुआ तल कलई वाला उत्तल दर्पण। जस्ट इसका उल्टा कर दे आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। कैसे, इस बार हमने उभरे हुए तल पर कलई कर दी, क्या कलई, और धसा हुआ तल हमारा क्या कहलाएगा, परावर्तक। बस हो गया। क्या, वह गोली दर्पण जिसका धसा हुआ तल परावर्तक
गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण दो प्रकार के, उत्तल गोली दर्पण और अवतल गोली दर्पण। जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक, धसा हुआ तल कलई वाला उत्तल गोली दर्पण, और जिसका धसा हुआ तल परावर्तक और उभरा हुआ तल कलई वाला अवतल गोली दर्पण होता है। अब देखते हैं, नोट्स तैयार करते रहना। नोट्स तैयार करना आपको बहुत जरूरी है, हम बार बार नहीं कहेंगे। चलो अब आगे जो चीज पढ़ने वाले हैं वो हम गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। किस प्रकार से गोली दर्पण में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, क्या डिस्टेंस है, इन सब चीजों के बारे में। तो अपनी हेडिंग बनाते हैं गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो कोई सा हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, मेन बात कर रहे हैं हम गोली दर्पण यानी कि दोनों के लिए बात कर रहे हैं। जो चीज बताएंगे वो दोनों में बताएंगे आपको, उत्तल में भी अवतल में भी। इधर हम आपको उत्तल में बता रहे हैं और इधर आपको वही चीज हम अवतल में बताएंगे। पहली बात करते हैं इसके पोल की। पोल क्या होता है, व्हाट इज पोल, ध्रुव क्या है, दर्पण का ध्रुव। और इसको अगर नोट करने की बात करें तो इसको पोल बोला है, इसलिए आप इसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर P से डिनोट कर सकते हो, ध्रुव। पॉइंट नंबर 1 बता रहे हैं आपको ध्रुव, और इसको कैपिटल P से आप लिख सकते हो। ये इसका प्रतीक है, सिंबल है इसका। तो ध्रुव क्या होता है, हम दोनों दर्पण बनाते हैं। एक हमने बना दिया उत्तल, इधर उत्तल ले रहे हैं, और इधर हमने बना दिया अवतल, इधर हम अवतल ले रहे हैं। दोनों में आपको बता रहे हैं। अब इसमें ध्रुव क्या है, पोल कहां पर है, किस प्रकार से इसकी परिभाषा बताएंगे, ये सब चीजें। तो ये हमने दर्शा दिया ऐसे पोल, इसमें भी दिखा दिया, यहां पे पोल होता है। हो गया, ये पोल है। ये क्या है, दर्पण का मध्य बिंदु। दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, यही परिभाषा होगी। अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना। दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दोनों में, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, हम बीच में जाएंगे और बीच वाले बिंदु को हम क्या कह देंगे, दर्पण का ध्रुव कह देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगली बात जो है वो दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, पॉइंट नंबर 2। भाई हर चीज का गेट होता है, इसका भी है कुछ गेट, लेकिन दर्पण का द्वारक होता क्या है, लो हमने सीधे बना दिया, ये इसका है दर्पण का द्वारक, ये इतना, इसमें ये रहा दर्पण का द्वारक। बस चित्र बनाना आ गया, डिफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। क्या अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो इसका परावर्तक तल है, इसका व्यास क्या है, दर्पण का द्वारक। ये परावर्तक तल का व्यास है, ये परावर्तक तल है, और परावर्तक तल का क्या व्यास क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। आप परिभाषा नोट कर सकते हो, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, दोनों में एक ही बात, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट। दो हो गए। अब बात करेंगे वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र की बात करेंगे
सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंग्लिश भी याद करना आपको बहुत जरूरी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं वक्रता केंद्र को। वक्रता केंद्र क्या है? इधर हम उत्तर बना रहे हैं, उत्तल दर्पण, और इधर अवतल दर्पण, दोनों में जानेंगे वक्रता केंद्र है क्या, कहां पे होता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर है कहां, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने बता दिया, हमने ऐसे एक पॉइंट ले लिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अपनी मर्जी से नहीं ले रहे, आपको बताएंगे हम ये ही क्यों लिया, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी डिफिनेशन जरा याद करो गोली दर्पण की, कि गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार तो इस गोले का, जिस गोले का कटा हुआ भाग है, इस गोले का कहीं पर केंद्र भी तो होगा, कहीं पर तो सेंटर होगा गोले का, गोले पे तो सेंटर होता है, हर चीज का सेंटर है, गोले का भी एक सेंटर है, और जो गोले का सेंटर है वही कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसका, दर्पण का। तो किस प्रकार से डिफिनेशन इसकी देंगे कि गोली दर्पण जिस गोले का जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस कहां पर होती है इसमें, यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रिंसिपल एक्सेस के आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बना सकते, तो इसलिए प्रिंसिपल एक्सेस जानना जरूरी है। क्या है प्रिंसिपल एक्सेस? ये हम यहां पर हमने आपको बताया था, यहां पर पोल है हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसमें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये हमारा पोल है। अब हम इसमें बना रहे हैं प्रिंसिपल एक्सेस, हमने बता दिया ये प्रिंसिपल एक्सेस है, समझना बात को, हमने इसमें भी कह दिया ये प्रिंसिपल एक्सेस है, मतलब नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं आया, अब बताते हैं समझ में आएगा कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से जाने वाली रेखा, दोनों में देखो, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये प्रिंसिपल एक्सेस। तो दर्पण के मुख्य अक्ष क्या होती है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली एक रेखा होती है। बस अगले पॉइंट की बात करें। अगला पॉइंट है आपका, यहां पर लिख देते हैं, वक्रता केंद्र बताया था, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र का हम लोग सिंबल भी याद रखोगे क्या, सेंटर होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कैपिटल सी से इसको आप नोट करोगे, कैपिटल सी से। वक्रता त्रिज्या क्या होती है हमने बता दिया, ये वक्रता त्रिज्या है, यहां पे बता दिया ये वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता के लिए कर्वेचर का प्रयोग करते हैं, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें बता दिया, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब वक्रता त्रिज्या ही तो है। परिभाषा किस प्रकार से दी, बहुत आसान है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को इसमें भी देख लेते हैं, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये तो आसान से परिभाषा, एग्जैक्ट परिभाषा किस प्रकार से जरा याद करेंगे। अब पीछे की बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या आपको परिभाषा बताई। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बताया कि गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र और उसी गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये देखो हमने इसलिए यहां पर बनाया, क्यों, गोले की त्रिज्या
त्रिज्या किसकी? गोले की। वक्रता त्रिज्या किसकी? दर्पण की। केंद्र किसका? गोले का। वक्रता केंद्र किसका? दर्पण। एग्जैक्ट 100%। अब बात करेंगे आगे। दोनों में आपको बताना है, उत्तर में भी बता रहे हैं, अवतल में भी बता रहे हैं। दोनों में अच्छे से सीखते चलना और इसके ड्रा करना बिल्कुल मत भूलना। इसके इसको तो ड्रा कर लेना, वहीं से आप सीख सकते हो। जो बात कर बोलते हैं वीडियो को फिर से एक बार देख लेना और सारी चीजों की नोट्स बना लेना। नोट्स बनाओगे आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको जब कभी भी जरूरत आएगी तो आप उसको नोट्स के अंदर देख सकते हो। अब बात करते हैं इसमें फोकल पॉइंट। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस क्या है? तो मुख्य फोकस की परिभाषा कैसे दी? पहले तो अपना हाइपरस्केच ड्रा कर लेते हैं, एक एक करके बताएंगे। अच्छे से समझना, एक एक करके बताएंगे। पहले हम अवतल में बता रहे हैं, इसमें इस वाले में पॉइंट नंबर 1 पर ये बता रहे हैं। अच्छे से समझना। इसमें हमने आपको क्या, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? पोल, और ये क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सीखना क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है? तो मुख्य फोकस इस प्रकार से समझना कि यहां से इधर हमारी कोई ऑब्जेक्ट रखी, कोई भी हमारी वस्तु जहां से हमारी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। बिल्कुल पैरेलल मतलब ये जो डिस्टेंस है वो बराबर होनी चाहिए। पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर, इस प्रकार से। और यहां पर क्या होगा? अब आप आ जाइए परावर्तन की घटना में। किरण दर्पण में यहां पर टकराई है, जरा कल्पना कीजिएगा वही दर्पण बना करके, या हम लोग हमने बना दिया, तो किरण कैसे जानी चाहिए? यहां से टकराई है तो ये किरण ऐसे जानी चाहिए। यही तो बताया था। ये आपका आपतन बिंदु हो गया, ये आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब भी खींच सकते हो। ये देखो, ये तो आपतन बिंदु है जहां पर किरण टकराती है, और इस पर 90 से जाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है। ये तो भी आपको पता है। तो अब ये किरण जो है, ये जो रेस है वो कहां से जा? मुख्य अक्ष के किसी एक निश्चित बिंदु से जा रही है। इसी बिंदु को हम फोकल पॉइंट कहते हैं। और कुछ नहीं, फोकल पॉइंट बहुत अच्छे से इसकी परिभाषा बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है फोकस कहलाती है। ये तो अवतल दर्पण में जा रही है। अब यहीं पर हम आपको उत्तर में बता रहे हैं, यहीं पर आपको छोटे से फिगर के माध्यम से उत्तर में बता रहे हैं। यह हर जगह नहीं जाएगी, जहां आती हुई प्रतीत होगी। जैसे ये आपका एक उत्तल दर्पण, ये तो पता है उभरा हुआ तल परावर्तक, ये मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें इधर था, इधर ही था सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो बात करते हैं मुख्य। ये एक रेस है हमारी जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर है, लेकिन यहां पर हम दर्पण की कल्पना करें तो इस प्रकार से किरण हो जाएगी। अब इस प्रकार से मुड़ जाएगी, तो हम अगर इस किरण को देखें तो इधर जा रही होगी, लेकिन इस किरण को देखें तो मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से ये आती हुई प्रतीत होगी। ये वाली किरण, ये लग रहा है कि यहां से आ रही है। अब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी को हम क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट कहते हैं। किसमें? उत्तल दर्पण में। तो दोनों को अलग अलग भी बोल सकते हो और एक साथ भी बोल सकते हो। एक साथ कह दो, कैसे बोलेंगे तो हम आपको बताते हैं। दोनों फिगर देखना, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। क्या पहली लाइन दोनों में एक ही है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश में दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाता है।
जिस बिंदु से जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है मुख्य फोकस कहलाता है। और मुख्य फोकस के बाद में बात करें तो मुख्य फोकस दूरी। मुख्य फोकस दूरी क्या होती है, ये तो हम पढ़ रहे थे सिर्फ मुख्य फोकस। अब आपको बताएंगे मुख्य फोकस दूरी क्या होती है। तो याद रखना, ये हम सीधे सीधे इसको डिनोट कर देते हैं, ये है हमारी मुख्य फोकस दूरी। इसमें ये है आपकी मुख्य फोकस दूरी। परिभाषा क्या है, ये तो फोकल पॉइंट है इधर, फिर पोल है, इन दोनों के बीच हमने मुख्य फोकस दूरी को हमने डिनोट किया है। तो मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा क्या निकल के आई कि दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी अथवा फोकस दूरी कहते हैं। इसमें तो एक ही होती ना, ऐसा क्यों मुख्य फोकस दूरी बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग अभी आगे जाकर के आप ओपन में लेंस पढ़ोगे तो वहां पर दो फोकस बन रहे होंगे। तो वहां पर हम एक को प्रथम फोकस, दूसरे को द्वितीय फोकस कहेंगे और किसी दोनों में से किसी एक को मुख्य फोकस भी बोलेंगे। यहाँ पर एक ही आ रहा है तो इसको फोकस भी बोल सकते हैं और मुख्य फोकस भी बोल सकते हैं। इतनी चीजें आपको बताएं। इसके आगे देखते हैं एक छोटा सा रिवीजन, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट आपको बताया कि पोल क्या होता है, ध्रुव, तो दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। फिर उसके बाद में आपको बताया दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। फिर उसके बाद में वक्रता केंद्र, तो गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर उसके बाद में आपको बताया मुख्य अक्ष क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर वक्रता त्रिज्या, तो गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर उसके बाद में आपको बताया फोकस क्या होता है, तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है, आती हुई प्रतीत होती है या जाती है, आपका मुख्य फोकस कहलाता है। फिर आपको बताइए फोकस दूरी, तो दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसके आगे हम देखेंगे अगले पार्ट में, लेकिन आप लोगों से एक मेरा अनुरोध है कि इसका नोट्स आप जरूर बनाते चले, नोट्स जरूर बनाते चले और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करते चले, क्योंकि आप ही बतलाव लीजिएगा, अपने साथियों को भी दे दीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, वो भी सीख जाएंगे। अच्छा है, हमने आपको वादा किया है सिखा दूंगा, रटाऊंगा नहीं तो सिखा के मानूंगा, रटाने का कोई सवाल नहीं, हर बात आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, अच्छे से अच्छे जितना बेहतर हो सकेगा उतना बेहतर तरीका आपके लिए लेकर के आऊंगा। जरूरी नहीं किताब का हो, कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगा जो किताब से बाहर की बैठ जाएंगी, लेकिन क्यों, दिमाग में तुम्हारे मैं बिठा दूंगा इस बार। वीडियो को बार बार देखें, जब तक ना समझ में आए तब तक देखें, कुछ चीजें छूट गई हो तो कमेंट में उनको जरूर पूछें, ताकि आने वाली अगली वीडियो में हम आपको वो चीजें बता सकें। ओके, धन्यवाद।